ओके स्टूडेंट, चलिए ये मैं आपका आज का पेपर जो 11th क्लास का प्री मिड टर्म में आया था उसका सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, बहुत देर नहीं करते। द क्यूब हैज ए साइड 7.203 मीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज। देखो भाई, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। आप इसमें इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये वैल्यू कुछ 311.299 आती है। और क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से राउंड ऑफ करने के बाद इसका आंसर बनता है बी, 311.3। सेकेंड क्वेश्चन, इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज। देखो भाई, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आप सब जानते हो, m1 L2 T-2 होता है। आप इसे डायमेंशनली चेक करो, इन तीनों क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले हर एक में पुट करके देखो। तो जब आप पुट करते हो तो यहाँ पर देखिए, ये P मोमेंटम होता है m1 L1 T-1। एरिया होता है L², उसका अंडर रूट करोगे तो L की पावर 1 हो जाएगा, ये T की पावर -1। अगर इन सब पावर्स को इकट्ठा करते हो तो बनता है m1 L2 T-2 विच इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका आंसर आएगा सी, वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है विच इज इधर इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है। अब कोई बॉडी सर्कल में अगर घूम रही है तो एक्सेलरेशन वहां भी होता है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो डी विल बी द आंसर फॉर इट। तो इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोजेक्टाइल हैव इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड एट ए, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी। बेटा आप सबको पता है कि ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड देखोगे तो सेम होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, केवल वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू बदल जाती है। आप समझिए, इधर ux और इधर uy। जब यहां पहुंचोगे तो इसका ux तो अब भी उसी डायरेक्शन में रहता है, uy अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, बाकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता। तो इसकी वैल्यू देखो, एक्स एक्सिस के लोग तो 2i कैप रहेगी, जबकि y एक्सिस की वैल्यू बदल के -3j कैप हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 2i कैप -3j कैप। तो सी इज द आंसर फॉर इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम t एज दिस इक्वेशन r इक्वल टू 15t² i कैप प्लस 4 20t² j कैप, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जब आप v निकालते हो तो ये बनेगा 30t i कैप, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 -20 इंटू 2t j कैप। अब इससे a निकालोगे तो a आएगा 30 i कैप -40 j कैप। और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो a का मैग्नीट्यूड आएगा √30² प्लस -40²। तो इसको सोल्व करने पर इसका आंसर बनेगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी विल बी द आंसर। ये आपका मैथ है। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2, दे एक्सपीरियंसेस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी इज। देखो फोर्स सेम है भाई, फोर्स सेम है तो फोर्स का फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में m⍵² होता है, m⍵² होता है। तो F1 F2 इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ω1² r1 मस्ट बी इक्वल टू ω2² r2। तो आपसे एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो पूछी है, तो ω1/ω2 इक्वल टू r2/r1 होल अंडर रूट होगा। तो ये आंसर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 8वां क्वेश्चन, a boy having mass 40 kg is standing in a lift, the force experienced by his feet will be maximum when lift is। आप सबको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हर एक पार्ट में r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और आप सबको ये भी आइडिया है कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है विद सर्टेन एक्सेलरेशन तो बॉडी का वेट बढ़ता है। तो जब ये मूविंग अप आएगा तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये देखो इसमें डाउन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें भी डाउन है, इसमें अप है। तो r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए करके देखो तो r इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो इस केस में रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहीं पर आपको फोर्स भी ज्यादा मिलने वाला है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। लास्ट 9th क्वेश्चन,
अ ट्रक एंड ए कार आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखा है. इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 16 टाइम द वेट ऑफ द कार. आप एक चीज सोचिए, ट्रक का वेट जो है कार के वेट से 16 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब मास ट्रक का 16 गुना ज्यादा है कार के. तो मोमेंटम की जो रेशियो है ट्रक और कार की क्या होगी, तो हमें पता है P इक्वल टू √2m ही होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m हो गया. तो P1 बाई P2 अगर आप निकालते हो तो √m1 बाई m2 होगा, √m1 बाई m2 होगा. ये 16m हो गया, ये m हो गया, m से m कट गया, 16 का √4 तो 4:1. D विल बी द आंसर फॉर इट. इस क्वेश्चन का आंसर D रहने वाला है. क्वेश्चन नंबर 10. A particle is displaced from r1 equal to this to r2 equal to this meter on applying a force of this work done. देखो, एक बॉडी को आप r1 से r2 निकालते हो तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो भाई, ds वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. जब आप r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर निकालते हो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो 6i में से 4i गए तो 2i कैप, 9j में से 6j गए तो प्लस के 3j कैप, 15k में से 10k गए तो प्लस के 5k कैप. ये ds वेक्टर हो गया. फोर्स आपको गिवन है, फोर्स आपको गिवन है, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो dw इक्वल टू f डॉट ds होता है, f डॉट ds होता है. अब देखो फोर्स क्या है, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. अब डॉट प्रोडक्ट में i का i से मल्टीप्लाई, k का j का j से और k का k से, 5 2 10 प्लस 3 2 6, 10 प्लस 6 3 15. तो इन सबको ऐड करोगे तो 31 जूल विल बी द आंसर फॉर इट. तो इस क्वेश्चन का आंसर 31 जूल रहेगा. 10वें क्वेश्चन का आंसर 31 जूल. क्वेश्चन नंबर 11. ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस r is rotating about a fixed axis passing through its center perpendicular to plane with angular velocity omega. Moment of inertia is I. Heavy particle having mass small m is gently placed at the end of the disc. The angular velocity of the system. इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2. शुरू में अकेला डिस्क था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और वेलोसिटी ओमेगा. बाद में इस डिस्क के एज पर एक पार्टिकल और भी रख दिया, तो बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I तो डिस्क का हो गया, प्लस इस पार्टिकल के हिसाब से mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इनटू बाद का मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश. तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई भाई I इंटू ओमेगा अपॉन I प्लस mr². तो ये इसका आंसर रहेगा. आंसर I इंटू ओमेगा दिस, तो D will be the answer for it. D is the answer for it. Question number 12. A disc, ring, solid sphere, hollow sphere have the same mass and radius, which have the greatest moment of inertia for the axis of rotation passing through their center. तो hollow sphere will be the answer for this one. कि इनके सेंटर से पास करने पर hollow sphere का, इनका अपने एक्सिस के अबाउट जो है, तो hollow sphere का 2/3 mr² होता है सबसे ज्यादा, तो ये इसका आंसर रहने वाला है. क्वेश्चन नंबर 13. एजर्सन रीजनिंग. स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. एक्चुअल में स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन देता है. तो मोमेंटम टाइप है तो ये एक तरह का एक्सेलरेशन बता भी सकता है. अगर आप इसको, थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है कि आप इसमें फोर्स भी कह सकते हो और मोमेंटम भी. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बिल्कुल गलत है. और इसके हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ वेलोसिटी ही होना चाहिए. तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो A और R दोनों फॉल्स है. तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर D रहने वाला है. 14th क्वेश्चन. ए स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी बोथ व्हेन इट इज कंप्रेस्ड एंड स्ट्रेच. बिल्कुल ठीक है. जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होता है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्क डन किया जाता है. तो बिल्कुल ठीक है, कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग में वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स. बिल्कुल ठीक है. तो A भी ठीक है, R भी ठीक है, और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इसका आंसर A रहेगा. Center of mass of a system of n particle is weighted average of the position vector of n particle making up the system. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. देखिए, हम पढ़ते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो MI/RI होता है डिवाइडेड बाय समीशन MI. हम जब भी इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, मास को इस तरीके से एवरेज निकालते हैं, तो इसे वेटेड एवरेज कहते हैं. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होता. आप उसका ओरिजिन कहीं भी ले लीजिए, उसका सेंटर ऑफ मास सेम रहता है. तो दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है. लेकिन R जो है उसकी
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी विल बी द आंसर फॉर इट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला -gmm/r होता है। तो सरफेस पे मिनिमम और इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाता है, वहां मैक्सिमम होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट यूनिट मास फ्रॉम दिस टू दिस, ये भी बिल्कुल ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम इसके आंसर को ए मानकर चल सकते हैं, इसके आंसर को ए मानकर चल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। SNth वाला फॉर्मूला निकालना है। आई होप कि ये तो सबको पता होगा। SNth इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये फॉर्मूला डिराइव करना है। और इसके और में एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड का एवरेज एक्सेलरेशन, तो आप इसका स्लोप निकाल दीजिए टेंजेंट थीटा, तो 2/10 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो एरिया अंडर द ग्राफ, अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो हाफ इंटू बेस हो गया 20 इंटू हाइट 2, और नीचे वाले का भी निकालोगे तो हाफ 40 - 20 इंटू हाइट -2, ये कट गया, ये भी कट गया, ये 20 और ये भी, ये वैसे तो -20 आ जाए, लेकिन क्योंकि जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए इसका आंसर 20 + 20 हो गए 40 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 सेकेंड आएगा वो 40 मीटर आएगा। 18वां क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉ इक्वल टू dl/dt आपको डिराइव करके देना है। टॉ इक्वल टू dl/dt आपको डिराइव करके देना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, a circular hole of radius r/2 is cut out. The center of hole is at r/2 from the center of original disk. Locate the center of mass of the resulting flat body. देखो ये क्वेश्चन है आपकी NCERT बुक का क्वेश्चन है। एक ये डिस्क है, इसका रेडियस है r, इसमें से एक होल काट दिया गया जिसका रेडियस है r/2 और इस रेडियस की दूरी यहाँ से r/2 पर ही है। तो आपसे पूछा है कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इन्हें दो ऑब्जेक्ट मान लो। बड़े डिस्क का मास मान लीजिए m, तो छोटे डिस्क का मास कैसे आएगा। आप इसे या तो मास डेंसिटी की टर्म में कैलकुलेट करें, नहीं तो मैं तो यूनिटरी मेथड से करवाता हूँ। देखो πr² एरिया का मास है m, तो यूनिट एरिया का मास होगा m/πr²। तो जो नया होल यहाँ से रिमूव हुआ उसका रेडियस है r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर, इतने एरिया का मास कितना होगा, तो m/πr² इंटू πr²/4, तो रिमूव्ड डिस्क का मास हो गया m/4। तो बेटा जो पोर्शन रिमूव हो गया है वो m/4 का है। तो अगर हम अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से बात करें तो हम इनके सेंटर ऑफ मास ढूंढें, तो बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके ओरिजिन पर था, तो यहाँ मास m मान लो। छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके ओरिजिन पर होगा, तो यहाँ मान लीजिए ये यहाँ से r/2 की दूरी पर है। चलिए इनके कोऑर्डिनेट मानते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r/2 0। अब आप x कोऑर्डिनेट निकालो। आप जानते हो x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है m, x1 की वैल्यू 0 पहला कोऑर्डिनेट, प्लस m2 है m/4, लेकिन क्योंकि ये रिमूव हुआ इसलिए इसे नेगेटिव ले लेंगे, माइनस m/4 इंटू इसका x2 कोऑर्डिनेट है r/2 डिवाइडेड बाय m प्लस माइनस m/4। जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है -r/6, जबकि इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 0। इसका मतलब इसका जो रिजल्टिंग बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास इसके ओरिजिन से -r/6 यानी कि इधर की तरफ जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, अगर हम इस एजम्पशन के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये बेटा इसका आपका आंसर रहेगा कि एक यूनिफॉर्म डिस्क के एक होल रिमूव कर दिया, तो बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो
तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चाहो तो वहाँ से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन टू ए डेप्थ ऑफ 64 किलोमीटर फ्रॉम द बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी को अर्थ सरफेस से 64 किलोमीटर अंदर लेकर गए, तो हमें पता है कि जी डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डेप्थ पर वैल्यू कितनी हो गई, जी इंटू, या एक बात देखो, इसको हम थोड़ा और आसान कर सकते हैं, जी डेप्थ इक्वल टू जी माइनस डी बाई आर इंटू जी। इज इट ओके? तो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो जी डेप्थ माइनस जी बाई जी की वैल्यू निकालो। इस जी को इधर ले आओ, तो माइनस डी बाई आर इंटू जी डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई जी। जी से जी कट गया, तो ये वैल्यू आ गई माइनस डी बाई आर। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो डी दे रखा है 64 किलोमीटर, आर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर इंटू 100, तो ये आंसर आ गया माइनस 1%। 1% मतलब नेगेटिव शो कर रहा है, डिक्रीज होगा, और 1% डिक्रीज होगा, ये आपका आंसर है। अब चाहो तो यहाँ से पहले जी डी निकाल लो, फिर ये कैलकुलेशन कर लो, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें इस क्वेश्चन को कीजिए, दोनों का सॉल्यूशन ठीक है। अगर आप जी डी निकालते हो तो जी इंटू 1 माइनस 64 बाई 6400, आप इसको सोल्व करोगे तो 99 जी बाई 100 आ जाएगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को पूरा आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप डिपेंड अपॉन डेंसिटी, रेडियस एंड सरफेस टेंशन। देखिए, टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन डेंसिटी, रेडियस एंड सरफेस टेंशन। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इनकी पावर मान लिया ए बी सी। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T1। ये मैं क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहा हूँ। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम m1 L-3 पावर a, रेडियस यानी कि L1 पावर b, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ m1 L0 T-2 पावर c। इज इट ओके? ये हो गया। अगर आप इसको सोल्व करते हो, पावर इकट्ठी करते हो, तो m की पावर a प्लस c बनेगा, l की पावर -3a प्लस b बनेगा, और t की पावर -2c बनेगा। इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड तो आप देखोगे m की पावर a प्लस c है, इधर 0 है, l की पावर -3a प्लस b है, इधर 0 है, t की पावर -2c है, इधर 1 है। तो इधर देखोगे c की वैल्यू -1/2 आ गई। इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इसमें पुट करोगे तो b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो आपका इक्वेशन बनेगा t इज प्रोपोर्शनल टू d की पावर a यानी कि 1/2, r की पावर b यानी कि 3/2, s की पावर c यानी कि -1/2। ये इसका आंसर रहने वाला है। दिस इज द आंसर फॉर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 22। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it is deaccelerate at a constant rate eta for come to rest. If the total time elapsed, it is calculate the maximum velocity attained by the car and total distance traveled by the car. देखिए, इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैं आपको वीटी ग्राफ पर लेकर चलता हूँ भाई। ये वीटी ग्राफ है हमारा। अब देखो, इस शुरू में ये रेस्ट से चलता है, एक्सेलरेट करता है T1 टाइम के लिए, उसके बाद ये डी एक्सेलरेट करता है और फिर से 0 पर आ जाता है। मान लो शुरू में वो T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा था, फिर वो T2 टाइम के लिए कर रहा था, ठीक है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा था। तो मैंने देखा क्वेश्चन में कहा कि टोटल टाइम t लग रहा है, यानी कि जाने का टाइम T1, आने का टाइम T1, तो t इक्वल टू T1 प्लस T2। आप इस पाथ पे T1 की वैल्यू निकालोगे तो v इक्वल टू u प्लस AT, u 0 है, तो इसलिए v इक्वल टू अल्फा T1, तो T1 की वैल्यू आ गई v बाई अल्फा। इसी तरीके से T2 की वैल्यू आएगी v बाई बीटा। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो t इक्वल टू v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा, तो ये आ गया। एलसीएम लेकर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, और यहाँ से v का वैल्यू आ गया अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी।
दूसरा बात, हमने डिस्टेंस निकालना है तो हमें कॉन्सेप्ट लगाएं एरिया अंडर द ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो मैंने इसका एरिया निकाल लिया बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया कैपिटल टी और हाइट हो गई वी। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट यानी कि वी का वैल्यू रख दिया और इसको सोल्व करने के बाद देखा तो ये हमारा आंसर आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। A man throw a ball upward with initial speed of 29.4. What is the direction of acceleration? बेटा इस क्वेश्चन को करते वक्त आप सब ये ध्यान रखो कि जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर नीचे फेंकते हैं तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो ये ऊपर जा रही थी तब भी नीचे, नीचे जा रही थी तब भी नीचे। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0, एक्सेलरेशन g के बराबर। आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न्स टू द प्लेयर्स हैंड? तो किसी बॉल को जब ऊपर फेंकते हो तो जितना टाइम उसे जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में भी लगता है। तो मैंने v = u + 80 लगाया, इससे देखा कि v 0, u 29.4, a -9.8। तो इसका ऊपर जाने का टाइम लगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड वापस आने का, तो टोटल टाइम हो जाएगा बेटा इसमें 6 सेकेंड। इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ड्रॉ वीटी ग्राफ एंड एसटी ग्राफ। तो आप ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, फिर नेगेटिव आ रहा है तो घटेगी, तो इसका वीटी ग्राफ ये रहेगा। हम ये भी जानते हैं कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो जो हमारा ग्राफ होता है एसटी ग्राफ वो ऐसा होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो ऐसा होता है। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को मिलाऊं, ये जाने का और फिर दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये कुछ ग्राफ हमारा बन जाता है। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 25, डिराइव द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आपने करना है। डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, अलोंग द रेडियस होती है, ये आप सभी जानते हो। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली आप कर सकते हो। इसमें दो चीजें पूछी हैं, दो बिलियर्ड बॉल है, एक तो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, एक एंगल पे स्ट्राइक कर रही है। जो नॉर्मल स्ट्राइक कर रही है वो जितने मोमेंटम से जा रही है उतने मोमेंटम से आ रही है। तो इसका इम्पल्स निकालें हम। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम mu, इनिशियल मोमेंटम भी mu, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए टोटल मोमेंटम 2mu हो गया। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो mu मोमेंटम से गया था, mu मोमेंटम से वापस आया, और इन दोनों मोमेंटम के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, तो P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कोस थीटा। P1 P2 बराबर है mu स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर माइनस 2 इंटू mu इंटू कोस 120। कोस 120 माइनस 1/2 होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो √3mu आ जाएगी। पहले वाले का 2mu था, बाद वाले का √3mu, दोनों की रेशियो ले लो तो 2/√3 आ जाएगा, या बाद वाले से पहले निकालोगे तो √3/2 आ जाएगा। और डायरेक्शन रहेगा नॉर्मल टू द सरफेस, डायरेक्शन रहेगा नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा है तो नॉर्मल टू द वॉल रहेगा दोनों केस में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, ए 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown. Find the reaction force of the wall and the floor. वॉल और फ्लोर का रिएक्शन फोर्स निकालना है। ये आपकी एक सीढ़ी है जो खड़ी है बेटा यहाँ पर, ये फ्लोर है और ये वॉल है। वॉल का रिएक्शन ऐसे काम करेगा, मान लीजिए इसको मैं R2 कह लेता हूँ, और ये फ्लोर का रिएक्शन है, ये R1 हो गया नॉर्मल। और तीसरी चीज़ इसका वेट होगा जो कि हमेशा नीचे होगा, जो कि 200 न्यूटन होगा। वेट 20 kg है तो 200 न्यूटन फोर्स होगा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों काम करेंगे, तो समीशन Fx। अब जो सोचिए, जब ये यहाँ पर खड़ी है और ये अगर गिरने की कोशिश करेगी तो इधर जाएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि समीशन ऑफ Fx 0 होगा, समीशन ऑफ Fy 0 होगा, एंड टॉर्क अबाउट ए पॉइंट 0 होगा। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो तो दो फोर्स हैं, एक F इधर काम कर रहा है, R2 इधर काम कर रहा है, तो F का वैल्यू तो हो गया भाई R2। y की वैल्यू निकालोगे तो R1 ऊपर है, W नीचे है, तो R1 का वैल्यू हो गया 200 न्यूटन। एक आंसर तो ये आ गया। अब हमने निकालना है टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। मान लेते हैं हम टॉर्क अबाउट द पॉइंट A निकालते हैं। टॉर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ 3 टॉर्क काम करेंगे, एक R1 का, एक W का और एक B का। हम अबाउट A निकाल लेते हैं।
अबाउट ए। तो आप देखो पहला टॉर्क अबाउट ए का, ये तो क्योंकि फोर्स उसी पॉइंट पर लग रही है जहां से आप निकाल रहे हो, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। तो ए वाले का टॉर्क अगर मैं टो 1 मान लूँ तो वो तो 0 हो गया। अब बी वाले का सोचो, टॉर्क ऑफ बी, तो R2 देखोगे आप इधर काम कर रहा है ऐसे, और R जा रहा है ऐसे। तो आप ध्यान से देखो तो R की वैल्यू ये वाली साइड होगी। पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो ये √8 हो गया। तो टॉ इक्वल टू होता है R क्रॉस एफ, R इंटू एफ। R तो हो गया √8, F की वैल्यू हो गई R2, और हम जो टॉर्क की डायरेक्शन देते हैं वो R से F की तरफ देखते हैं। R वेक्टर हमारा ये है, तो R से F की तरफ। अगर आप इसे देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब तीसरा टॉर्क आ गया W का, टॉ 3 200 न्यूटन, तो फोर्स हो गया। इसका R कितना होगा, अगर आप यहाँ से सोचो ये W2 ये मिड पॉइंट होगा, तो ये दूरी हो गई 0.5 इंटू 0.5। R वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, ये इधर की तरफ, F इधर हो गया, तो ये देखोगे आप ये क्लॉकवाइज हो गया, तो 100। तो तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो √8 R2 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो √8 R2 इक्वल टू 100 आ गया। तो R2 का वैल्यू आ जाएगा 100/√8 न्यूटन। ये R2 आ गया। दिस इज योर R2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two uniform fixed solid sphere of equal radii r but mass m and 4m have a center to center separation 6r. As soon as a projectile of mass small m is projected from the surface of the sphere of mass m, इससे एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड v ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेज द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर। नेग्लेक्ट एनी अदर ग्रेविटेशनल इफेक्ट। भाई देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली समझिए। मुझे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करना है विद ए वेलोसिटी v, और इस तरीके से थ्रो करना है कि वो यहाँ पहुँचे। तो भाई आपको यहाँ इसको इतनी एनर्जी देनी होगी कि वो यहाँ पहुँच जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उसको इतनी एनर्जी देनी होगी कि वो इसके एक नल पॉइंट पर, नल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, बस आप इसको यहाँ पहुँचा दो। जैसे ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँचेगा तो दूसरे का ग्रेविटेशनल फील्ड इसे अपनी तरफ खींच लेगा और फिर ये इसकी तरफ चला जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन 2 स्टेप में चलेगा। स्टेप 1 पहले मुझे ये पता लगाना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ 0 होगा। स्टेप 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेलोसिटी। चलिए स्टेप 1 में पहले हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से x दूरी थी जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, तो यहाँ से इसकी दूरी 6r माइनस x हो गई। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है Gm/r²। इसके हिसाब से पहले वाले का देखो तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा Gm/x², और दूसरे वाले का बनेगा G इंटू 4m/6r माइनस x का होल स्क्वायर। आप इसको जब सॉल्व करते हो, सॉल्व करने का पूरा मैथ देखिए आपके सामने है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जो फैक्टर कटते हैं काट लीजिए, तो x की वैल्यू 2r आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है आपका वो यहाँ से 2r की दूरी पर है, तो यहाँ से 4r की दूरी पर हो गया। इज इट ओके? यहाँ से 2r की दूरी पर है तो यहाँ से 4r की दूरी पर हो गया। इसका मतलब मुझे प्रोजेक्टाइल को यहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है। अब इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ पहुँचाना है तो मुझे उसे यहाँ एनर्जी देनी होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। टोटल एनर्जी जितनी पहले यहाँ पर थी उतनी यहाँ होनी चाहिए। चलिए पहले यहाँ निकालते हैं। यहाँ 3 एनर्जी होंगी, एक इस वाले स्फीयर की, एक इस वाले स्फीयर की, और एक काइनेटिक एनर्जी जो आप दोगे। यहाँ भी 3 होंगी, एक इसकी और एक जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बचेगी जो कि 0 होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग U इनिशियल प्लस K इनिशियल, U का मतलब पोटेंशियल, K का मतलब काइनेटिक, U फाइनल K फाइनल। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gm/r। R सेंटर से काउंट करते हैं। तो चलिए इसको देखो, यहाँ सरफेस पे -Gm/r, क्योंकि सरफेस से इसकी दूरी सेंटर से r की दूरी है, प्लस इसका, इसको ध्यान से देखोगे तो इससे इसकी दूरी कितनी हुई, इसके सरफेस की 5r 5r, G
इंटू 4m इसका मास इंटू m इसका मास डिवाइडेड बाई 5r प्लस काइनेटिक एनर्जी जो आपने यहां पर दी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर इसकी वजह से एनर्जी कितनी होगी माइनस जी एम एम अपॉन 2r, इसके सेंटर से इसकी दूरी 2r है, प्लस इसकी एनर्जी माइनस जी इंटू 4m इंटू एम और इसके सेंटर से इसकी दूरी 4r है, और यहां आकर ये रुक जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। तो इस तरीके से दोनों एनर्जी को बराबर कर दो, और बराबर करने के बाद जब आप इसकी v निकालोगे तो वो ये आंसर आता है v इक्वल टू √3gm अपॉन 5r, √3gm अपॉन 5r। ओके, लेट्स मूव टू दिस केस स्टडी क्वेश्चन। स्टेटमेंट आप पूरी पढ़ लीजिएगा। ये पूरी स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है भाई। तो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 का। एक गन फायर से बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ऑफ दिस द गन इज पुश्ड बैक विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द गन इज, आप सबको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम बुलेट का होगा वही मोमेंटम आपका गन का होगा। तो दोनों का मोमेंटम बराबर रख दिया। बुलेट का गन का मास आपको निकालना है, बुलेट का जो गन का वेलोसिटी है वो 1 है, मास बुलेट का 50 ग्राम है तो 50 बाई 1000, और वेलोसिटी फेंका गया 30 से 30 से 20 से 20 कट गया तो 15/10 1.5 kg। तो ये इसका आंसर रहेगा 29वें का, ये 1.5 kg। ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट्स। If one comes to rest, the other part move with velocity v1, then v1 वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले मास इंटू वेलोसिटी था, 2 पार्ट हुए, पहला पार्ट तो 0 हो गया, दूसरा पार्ट क्योंकि वो बराबर बटे हैं तो दूसरे पार्ट का मास हो गया m/2 और उसकी वेलोसिटी v1। आप यहाँ से v1 निकालोगे तो v1 की वैल्यू 2v आएगी, ये आपका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ मास 0.25 kg प्रोजेक्टेड विद स्पीड दिस 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टैंक ऑफ मास 100 kg। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द टैंक? अगेन द सेम क्वेश्चन, 0.25 बॉडी का मोमेंटम बराबर टैंक का मोमेंटम इंटू v, तो 100 से 100 कटा और v 0.25, ये इसका आंसर। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द टैंक? तो टैंक का रिक्वायर्ड वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल। इफ द राइफल रिक्वायर्स फ्रीली देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो बुलेट का राइफल का मोमेंटम सेम होने वाला है, दोनों का मोमेंटम सेम है। काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, क्योंकि मास राइफल का ज़्यादा होगा, सीधी बात है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो लेस देन दैट ऑफ बुलेट, काइनेटिक एनर्जी जो है वो राइफल की कम होगी, ए आंसर रहेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ए बॉडी ऑफ मास एम स्टैंड्स ऑन वन एंड ऑफ अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ एंड मास एम। द प्लैंक इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। इफ द बॉय वॉक्स ऑन वन एंड ऑफ द प्लैंक टू द अदर एंड, इट्स कांस्टेंट स्पीड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये एक प्लैंक है, मान लो कोई बोर्ड है भाई, इसके ऊपर एक लड़का चल रहा है, इस लड़के का मास एम है, प्लैंक का मास कैपिटल एम है, और ये लड़का इस पूरे प्लैंक पर चलता है जिसकी दूरी एल है। तो जब ये लड़का इधर चलेगा तो ये प्लैंक इधर मूव करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो जब ये लड़का चलेगा तो इसका मास एम, मान लो टी टाइम में वो चलता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम उसका वेलोसिटी हो गया बेटा, दोनों इकट्ठे हो गए तो m + m। और मान लो प्लैंक मूव किया x कितने टाइम में, t में, तो ये v हो गया। तो मोमेंटम ऑफ द चाइल्ड दैट बॉय इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में वो लड़का भी है और प्लैंक भी है, तो यहां से काटो, t से t कट गया, x निकालना है आपको एक तरीके से, तो m × l अपॉन m + m, ये इसका आंसर रहेगा। C विल बी द आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 30, केपलर्स लॉ पर बेस्ड है बेटा ये। फिगर शोज द वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट 3 टाइम्स ऑफ द ईयर, देन v1 v2 v3 है। तो कहता कि कौन सी वेलोसिटी, इनमें रिलेशन क्या है? तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आइए। तो जब सन के नज़दीक होता है प्लैनेट, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद दूर जाता जाएगा, कम होती जाएगी। तो v1 सबसे ज़्यादा, v2 और फिर v3। v1 सबसे बड़ा होगा, v2 उसके बाद और फिर v3। तो d विल बी द आंसर। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ गिवन ऑर्बिट इज 7 आवर। इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इंक्रीज 2-3 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू इंक्रीज 2-3 टाइम्स, यानी कि पहले मान लो उसका रेडियस r था तो बढ़ा के 3r कर दिया। देन अप्रोक्सीमेट न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो आप इसको सोल्व करो, तो t2/t1 = r2/r1 की पावर 3/2, t2/t1
T1 7 दे रखा है, R2 की वैल्यू 3R1 हो गई, R1 से R1 कट गया। इसको सोल्व करके आप देखोगे तो बेटा इसका आंसर लगभग 36 आवर्स आता है। इस मैथ को आप सोल्व कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो ये रिलेशन के हिसाब से देखो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, तो ए विल बी द आंसर फॉर इट, ए इज द आंसर फॉर इट। केपलर सेकंड लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। विच लॉ ऑफ केपलर कॉरस्पॉन्ड्स टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, केपलर्स थर्ड लॉ होता है बेटा इसका आंसर, तो ग्रेविटी से होता है। बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बैंकिंग ऑफ रोड है, स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह इसके ग्राफ बनाने हैं। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसमें पूछा हैवी वाटर यूज टू इन न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि हैवी वाटर जो है ना वो न्यूट्रॉन्स, हैवी वाटर प्रोटॉन रिच होता है। हैवी पार्टिकल जब उससे टकराता है तो वो उनको स्लो डाउन कर देते हैं, वो पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं, इसी वजह से वो मॉडरेटर की तरह काम करते हैं। इज इट ओके? और ये आपका वर्टिकल सर्कल वाला क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बी और सी पर पूछी है। बी पॉइंट पर वेलोसिटी आप सबको पता है मिड पॉइंट पर कितनी होती है, और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, √GR होती है यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ √3GR होती है। आप इसके हिसाब से इनकी रेशियो निकालोगे काइनेटिक एनर्जी की, तो शायद 1:3 बन जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट है पर ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, थैंक यू।